यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आज जो मैं लेके आया हूं एक छोटा सा चैप्टर है एटम, है ना। थ्योरेटिकल है, कुछ फॉर्मूलाज इसमें याद रखने हैं जहां से आपके नॉर्मल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ये हो जाएंगे बोर्ड लेवल पर। ठीक है, हम जो आज रिवीजन करेंगे कुछ मिनटों में करेंगे, यानी कि यह बहुत छोटा चैप्टर है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वापस पहले की तरह इसी क्लास में पूरा याद हो जाए। ठीक है, कुछ भी चीज चूकना नहीं है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ चीजें छोड़ते हुए चलेंगे या सिर्फ इंपॉर्टेंट चलेंगे, नहीं, हम सारी चीजें पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। समझ गए बात को? तो चलिए बढ़ते हैं इसी रिवीजन की सीरीज में। तो चैप्टर का क्या नाम है? एटम। एटम के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या होता है एटम, बताइए मुझे। ठीक है, यस। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो बताया था, अलग अलग देखो नाम आता है, डॉल्टन आता है, थॉमसन आता है, फिर रदरफोर्ड आता है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटम के बारे में थॉमसन ने बताया था। तो थॉमसन ने क्या बताया था, सुनना ध्यान से, कि एन एटम इज अ सॉलिड स्फीयर इन विच एंटायर एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच नेगेटिव चार्ज। कि एटम जो होता है वो पूरा पूरा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। उसके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो रहते हैं वो अंदर इस तरह से फिट रहते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स, है ना। ये प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर एक वाटरमेलन देखा होगा। वाटरमेलन जो पूरा है वो आपका क्या हो गया, एटम माना इस तरह से, है ना। यूनिक एटम इतना बड़ा और भारी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अंदर मास और पॉजिटिव चार्ज का एक गोला मान लो उसको, ठीक है। और उसके अंदर जो सीड्स रहते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अंदर फिट रहते हैं। ऐसा कहना किसका है? जे थॉमसन, थॉमसन भैया का ये कहना है। समझ गए बात को? ठीक है। अब ये जो थ्योरी थी, ये जो इसने बताया था, है ना, कुछ चीजों में काम किया लेकिन कुछ चीजों में काम नहीं किया। अब कहां पर काम किया? इस मॉडल के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते थे किसके बारे में, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड आयोनाइजेशन। लेकिन क्या नहीं बता सकते हैं इसी के बेसिस पे स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उस अल्फा पार्टिकल मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, और यहां पर थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनके बारे में भी यह मॉडल नहीं बता सका। ठीक है, तो ये था थॉमसन। अब थॉमसन के बाद जो आते हैं वो है रदरफोर्ड। नाम आप सभी ने सुना होगा, रदरफोर्ड, है ना। क्या था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। समझ गए बात को? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम, सुनना ध्यान से। तो इन्होंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा जहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होते रहते हैं। यहां एक स्लीट रखी ताकि दूसरी जगह फैले नहीं, सीधा उस छेद से सिंपल निकले। एक स्क्रीन रखी, इस स्क्रीन पर इन्होंने ZnS की कोटिंग की थी। अब कोटिंग क्यों की मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो, यहां पर रखा इन्होंने क्या, गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल जैसे ही आए, यहां से निकलना और इसके आर पार निकलना स्टार्ट हो गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्क्रीन पर गिरे? तो अगर ये कोटिंग की है और उस कोटिंग पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो यहां पर थोड़ी सी चमक बनती है। ठीक है, फ्लोरोसेंस जनरेट होता है, चमक जैसी चीजें यहां पर बनने लग जाती है। ठीक है, कुछ चमकता है। तो अब इसने ये देखा कि जहां पर एक पॉइंट ऐसा था कि उसके जस्ट पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां का अल्फा पार्टिकल रिटर्न वापस आ गया था। समझ गए बात को? और बाकी सारे कुछ साइड से निकले, कुछ इस तरह से निकले, तो इस तरह से यहां पर चले गए। अब इसके बारे में इसने क्या क्या नोटिस किया, देखो इसी इमेज को अगर हम जूम करके देखें तो ये चीज, अब यहां देखो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज, ये वो लाइन जो वापस अपनी डायरेक्शन में चली गई, ये वो जो साइड में से गई।
ठीक है, और ये वो जो बिना डेविएट हुए सीधी चली जा रही है, दूर की जो है वो, ठीक है, एकदम दूर की वो डायरेक्ट निकल गई। ठीक है, अब इनको देखने के बाद इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। पहली बात कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड, कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चले गए। ठीक है, दूसरा इसने क्या नोटिस किया, सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ जो है वो कुछ बहुत मिनिमम एंगल से डिविएट हुए या डिफ्लेक्ट हुए। A few alpha particle 1 in 1000 are deflected through a angle more than 90 डिग्री। कुछ जो थे जैसे कि 1000 में से एक, वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू मतलब और कम, रिटर्न बैक दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, है ना, जो कि ये रहा, सीधा आया सेम वापस चला गया, बहुत कम, कहते हैं 8000 में से एक वो अल्फा पार्टिकल था। ठीक है, तो ये इसने बातें ऑब्जर्व की। अब ये देखने के बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, तो चलिए हम वो भी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, कि रदरफोर्ड ने इन सब के बारे में फिर क्या चीजें देखी। चलो कंक्लूजन बाद में देखते हैं, उससे पहले हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। अब कौन सी है, देखो यह जो आर नॉट दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि देखो अब ये वापस रिटर्न क्यों आया, पहले उस पर चर्चा करते हैं। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो होता है +2e, और यहां पर था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन हो रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो उस रिपल्शन के कारण वह अल्फा पार्टिकल वापस चला गया और दूसरे सेम डिफ्लेक्टेड हो गए। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, कौन सी डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये कितनी होती है, अगर इस पर बात की जाए तो सुनना ध्यान से, मैं बताता हूं। सीधा आ रहा है तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मुड़ के वापस चला गया तो अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी is converted into potential energy. What is the formula of kinetic energy? 1/2 mv square. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है बताइए मुझे, के Q1 Q2 अपॉन R, सेकेंड चैप्टर भूल तो नहीं गए हो ना। तो Q1 की वैल्यू मतलब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, 2e। Q2 मतलब प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना है, Ze लिख रहा हूं मैं एक बार के लिए, तो Ze। ठीक है, और अगर खाली हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 होती है, आप सभी को बताइए, अपॉन R, ये वो R नॉट जो कि वो डिस्टेंस है। R यहाँ ले लीजिए, आप mv² आप नीचे रख लीजिए, दैट मीन्स R नॉट इज इक्वल टू K2ZE², और Z1 लिख दो तो K2E² अपॉन आप mv²। ये क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कैसे है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। यहां पर उस ये हो गया अपना काम। अब देखो अगला जो आता है वो है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर यानी कि ये न्यूक्लियस की सेंटर वाली डिस्टेंस, ये जस्ट पास वाला जो ज्यादा डेविएट हुआ है 90 डिग्री से ज्यादा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, B = ZE² cot θ/2 अपॉन 4πε0 हाफ mv²। यह फॉर्मूला रटना है, आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे आया, कहां से आया, ये कोई लेना देना नहीं है, है ना। पास रिवीजन कर रहे हैं और एग्जाम में भी कोई
डेरिवेशन या डेरिव इसका नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया ये हम देखते हैं। तो आफ्टर रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग कंक्लूजन वर मेड एज रिगार्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या क्या बातें बताई रदरफोर्ड ने? भैया सबसे पहले इन्होंने बात बताई, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल ऑफ द चार्ज ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन इज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। कि सुनना ध्यान से, एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर उसका मास पूरा कंसंट्रेट रहता है और उसका टोटल चार्ज कंसंट्रेट रहता है, और उसे इसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम बोलते हैं फर्मी। कि न्यूक्लियस जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का छोटा सा हिस्सा होता है, और उसका क्या कहते हैं, कितने ऑर्डर का होता है ये? 10⁻⁻15 मीटर का गोला होता है। ठीक है, इन एन एटम देयर इज अ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जिस तरह से देखो एटम जो रहता है वो कंप्लीटली खाली रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिस तरह से सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट लगाते हैं। समझ गए? बड़े लेवल पे भी चक्कर लग रहे हैं, अंदर भी चक्कर लग रहे हैं। ध्यान रखनी है सारी बातें आपको। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड के बारे में, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक और नाम इनके साथ जुड़ता है, गीगर और मार्टसन। ये दो नाम और साथ में जुड़ते हैं, तो कभी कभी अगर रदरफोर्ड की जगह गीगर मार्टसन ये भी नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमी रह गई। सबसे पहले ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता सके। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब क्या हो गया? देखो रदरफोर्ड का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो एनर्जी रेडिएट होती है। अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है, सुनना ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपनी एनर्जी खत्म करते रहेगा, और इस चक्कर में यह जो है अपना जो ऑर्बिट की साइज है वो कम कर देगा, और एटलीस्ट फाइनली ये किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो उस एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और ऐसा कभी होता नहीं है। रदरफोर्ड को पूछा बताओ, वो नहीं बता सका, ये एक कमी। दूसरा ये क्या नहीं बता सके? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूस, वेयर एज प्रैक्टिकली इट इज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंटिन्यूस नहीं, वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है वो नहीं बता सके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बता सके। कौन? रदरफोर्ड। तो ये तीन कमियां आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो अब इन्हें दूर करने के लिए वापस नया अपडेट वर्जन आया, और वो कौन आया? बोर, है ना, निल्स बोर, आप सभी ने नाम सुना होगा। बोर पोस्टुलेट, इन्होंने दो तीन बातें बताई हमें। ठीक है, तो पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल क्या है? पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इज सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, circular path without the emission of radiant energy. This orbit have constant energy and radius. इन्होंने पहली बात ये बोली कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, एक स्थायी ऑर्बिट रहता है। ठीक है, जहां पर उनकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। समझ के बात को? ये बोली बात किसने? बोर ने बोली। क्लियर? तो पहली जो बात थी वो किससे रिलेटेड थी? ऑर्बिट से रिलेटेड। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या है? h/2π। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इनका एंगुलर मोमेंटम L ये किसके इक्वल रहेगा?
h/2πk, और जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। L यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, ये वाला पोस्टुलेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो समझ के बात को। ठीक है, पहला ऑर्बिट से रिलेटेड, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, किसके इक्वल, nh/2π के। खत्म। थर्ड जो बात बताई है इन्होंने, ये क्या बताई कि एन इलेक्ट्रॉन might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another lower energy। क्या, अगर सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूद रहा है, तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस रहता है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर रहता है। फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। एच आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है ना, और न्यू फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे हम। क्लियर। तो E1 से E2 की तरफ आ रहा है, इमिशन हो रहा है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू। वापिस E2 से E1 की तरफ जा रहा है, एब्जॉर्प्शन, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू। ये तीन यहां पर दिए। तो पहला ऑर्बिट से रिलेटेड, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा एनर्जी। तीन छोटे नाम याद रख लेंगे, वहां से हम पूरी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी थ्योरी वाली चीजें आप अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं, अगर आपके बोर्ड में आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अच्छी छोटी मोटी चीजें हैं, फास्ट करके हम खत्म करते हैं। चलिए, 15 मिनट में तो कम से कम आधा चैप्टर हम निपटा दिए यूं लग रहा है, अगले 15 मिनट में खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो है सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो मैं आपको छोटा सा एक एंड बताता हूं, इधर देखना। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, माइनस, और इसके अंदर क्या है, प्लस। तो अंदर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, वो कूलम्ब फोर्स, और एक दूसरा फोर्स काम कर रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस रख रहे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो देखें, एक अपना है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है अपना कूलम्ब फोर्स। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² r। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 r²। k q1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, q2 प्रोटॉन लिख दो, अपॉन r²। r वो रेडियस है, पहले r0 लिखो या r लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बात को। अभी बोर का एक पोस्टुलेट, mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। यहां मैं v की वैल्यू ले रहा हूं जो क्या हो रही है, nh/2πmr। अब यह वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। समझ के बात को, कि m/r0। ठीक है, v² की जगह आप क्या लिख रहे हो, nh, दोनों एक जैसा हो गया, nh/2πmr का स्क्वायर इज इक्वल टू kZe² r का स्क्वायर। समझ गए, r0 लिखा है मैंने शुरू से, तो सब जगह r0 चलने दो। अब सब काट दोगे, r एक तरफ ले लोगे, तो आपके पास r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r इज इक्वल टू n² h² 4π² kZme²। ये वाली वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या वैल्यू आई आपके पास, n² h² 4π² kZme²। ठीक है, नजर तो आ रही है आपको। चलिए फिर, ठीक है, अब n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 कूलम्ब कांस्टेंट, z नंबर ऑफ प्रोटॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। समझ गए बात को? ठीक है, जैसे मैं यहां बताता हूं आपको कि आर की वैल्यू क्या थी आपके पास 0.53 n²/z, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 n²/z। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे r यानी कि रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये था किसके बारे में, रेडियस के बारे में। आइए चलते हैं हम, अगला जो है वो है आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वेलोसिटी, जो भी आप बोल दो। ठीक है, तो वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला वही हमें यूज करना है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो mv r की वैल्यू जो अभी हमने निकाली, ठीक है, n²h² 4π m/z², कौन सी, ये वाली, ये n²h² 4π² m/z²। यह वैल्यू आपको यहां पुट करनी है एंड देन आप v को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इतने डेरिवेशन हमारे है ही नहीं तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल से आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। और v का फॉर्मूला क्या है, 2π kz²/nh। ठीक है, तो 2.2 इंटू 10⁻⁶ z/n। कि जैसे जैसे आप n बढ़ाओगे v की वैल्यू कम होगी। तो उन दोनों के बीच का ग्राफ भी ये देख लो कि अगर v बड़ा है तो n कम, और n अगर बढ़ गया तो v की वैल्यू कम। दैट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, और ये उनके बीच का ग्राफ। समझ गए? ठीक है, तो ये था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला है, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू v/r होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ω/2π। ठीक है, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम mvr जो कि किसके, nh/2π के इक्वल होता है। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग करंट कितनी जनरेट हो रही है, तो I इज इक्वल टू EV। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट M इज इक्वल टू IA, वो NIA वाला सब निकल आई है। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, नॉर्मली आप देख लेना ऐसे ही। यहां अगर आप, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है और आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं भी पढ़ो तो एक बार चल जाएगा। चलिए अब सुनो ध्यान से। अगला जो आता है वो है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी दो टाइप की रहती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर देखो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, चैप्टर सेकंड में आप सभी को पता होगा कि U इज इक्वल टू k Q1 Q2/r। समझ गए बात को? तो k Q1 यानी कि प्रोटॉन क्या हो गया, Ze, Q2 इलेक्ट्रॉन माइनस का E/r। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की, -kZe²/r। ये वैल्यू आपकी गई। ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन सुनना ध्यान से, अभी सबसे पहले मैंने एक चीज की थी कि mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r² के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, mv² की। एक r से एक r गायब कर दो तो ये आ गई mv² की वैल्यू। कितनी आ गई आपके पास, kZe²/r। तो 1/2 तो है वैसा कि वैसा, mv² की वैल्यू kZe²। इलेक्ट्रॉन माइनस का है तो आगे माइनस लग जाएगा अपॉन r। समझ के बात को? ठीक है, सो k इज इक्वल टू प्रोटॉन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। माइनस मैंने अब मैग्नीट्यूड लगाया, मतलब माइनस हट चुका है इधर के लिए। ठीक है, तो U/2
दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधी होती है, लाइन याद रखनी है, ठीक है। K इज इक्वल टू U/2। खत्म काम। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है आपका टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले अभी हमने देखे ही हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, इधर देखो, 1/2 kZe²/R, 1/2 kZe²/R माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो प्लस और वो माइनस में हो गया था, ठीक है। इसे प्लस लिख देते चलो, माइनस kZe²/R, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब R की वैल्यू ये वाली हमको पुट करनी है जो हमने सबसे पहले निकाली थी, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप यहां पर पुट करते हैं, फिर सारी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 Z²/N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। क्वेश्चन सभी यहां से बनते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों वैल्यू पुट कर दी और सिंपल सा आंसर आ जाएगा -13.6 Z²/N²। डेरिवेशन कई सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। चलिए और आगे बढ़े हम। नेक्स्ट जो आता है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बहुत कम पूछा गया है, लेकिन हाँ कुछ भी ले रहे हैं। मैंने क्या कहा है, रिवीजन चल रहा है, लेकिन रिवीजन में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आप नोट्स लेके बैठे रहो, फटाफट ये वीडियो देख लो 2x की स्पीड से, अपना काम खत्म। चलिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। के एटम को आयोनाइज करने के लिए, आयोनाइज्ड करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इट is the energy required to make the electron jump from the present orbit to infinite orbit। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो जिस ऑर्बिट पे है वहां से कहां जंप कर जाता है, इन्फाइनाइट ऑर्बिट में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सिंपल सा है, E इज इक्वल टू वही E2 माइनस E1। तो E2 जो जा रहा है वो क्या हो गया आपके पास, E2 की जगह हम इन्फाइनाइट लिख देते हैं, और E1 जिस जगह से आ रहा है वो नंबर। तो इन्फाइनाइट पर हमेशा एनर्जी क्या रहती है? 0। कितनी रहती है? 0 ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो 0 माइनस ऑर्बिट की एनर्जी जो कि अभी हमने यहां पर निकाली, ठीक है। तो -13.6 Z²/N²। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये आपके पास आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो Z की जगह आप क्या लिख देना? 1 लिख देना, और ऑर्बिट जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग चलते रहेगा, ठीक है। चलिए अगला जो आता है वो है पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी एक्सेलरेटेड सो दैट एक्वायर एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होता है? सेम आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन E के इक्वल, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है आपका एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन फॉर्मूला वही चीजें इसमें आपको याद रखनी है। तो एक्साइटेशन क्या होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इट जंप्स हायर एनर्जी लेवल, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एक्साइटेशन, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग ऑर्बिट है, ऑर्बिट 1 2 3 4। अगर इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो ये स्टेट आपकी कौन सी कहलाती है? एक्साइटेशन स्टेट कहलाती है। समझ गए कि एक जगह से हायर ऑर्बिट में पहुंचा, जंप कर गया, और उस समय की जो स्टेट रहती है वो क्या होती है? आपकी एक्साइटेशन। और इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही होता है एक्साइटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों लाइन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी आपको यहां पर दे रखी है,
ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट हो गए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनके नंबर हो गए 1 2 3 4 इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑर्बिट में सिंपल सा फॉर्मूला जो कि अपना है वही है कि E इज इक्वल टू क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जब n इज इक्वल टू 1 लिखोगे E की वैल्यू -13.6, जब n की वैल्यू 2 लिखोगे सेकेंड ऑर्बिट में E की वैल्यू -3.4, n की जगह आप 3 लिखोगे तो 1.51, 0.85 और इन्फानाइट लिख दोगे तो वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फानाइट पर एनर्जी जो रहती है वो 0 रहती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या हाइड्रोजन एटम के लिए इसने दे दिया ये आयोनाइजेशन की एनर्जी, क्योंकि -13.6 समझ गए तो वो प्लस में हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये हो गया अपना काम खत्म एनर्जी के बारे में। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है आपका ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है और वेवलेंथ यानी कि लेमड़ा कितना होता है, ये तीन चीजें हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, समझ गए। ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, यहां से यहां पर चला गया। ठीक है, इधर एनर्जी E1 हो गई और इधर एनर्जी आपकी E2 हो गई। तो टोटल एनर्जी कितनी लगी, तो डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है। माइनस E2 की वैल्यू कितनी होती है 13.6 n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 2 है तो यहाँ 2 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और E1 माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो गए 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 1 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कीजिए, सिंपल सा कॉमन लेके नॉर्मल लिख दो तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 13.6 जेड स्क्वायर, ये बाहर लिख रहा हूं, ये प्लस का इधर बच गया तो 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब लगने वाली एनर्जी कितनी होती है 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज एनर्जी। ओके, अब यह एनर्जी किसके इक्वल होती है पता है आपको, बोर का थर्ड पोस्टुलेट कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो E इज इक्वल टू किसके इक्वल h न्यू। तो देखो h न्यू इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। न्यू यही रहने दो, h यहां पर पहुंचा दो। h क्या हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया, तो न्यू इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन h 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर, खत्म। अगर वेवलेंथ पूछ ले तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लेमड़ा। अब वो c यहां पर पहुंचा दीजिए आप, वेवलेंथ या वेव नंबर। ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या हो गई आपके पास c, तो वो सब मिला करके वो क्या हो गया c अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू, देखो क्या कर रहा हूं मैं, जो ये न्यू था इसकी जगह मैंने क्या लिखा c अपॉन लेमड़ा, बाकी सारी चीजें सेम कि 13.6 जेड स्क्वायर अब c भी आप यहां पहुंचा देना, h कौन सा h, ये वाला h 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्लियर, तो c वहां पहुंच गया। अब ये कहलाएगा 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू, पूरे को हम कहेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट जो कि r के वैल्यू के इक्वल होता है, तो r जेड स्क्वायर c यहां पहुंचने के बाद
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रहती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये हो गया लेमड़ा के लिए। आर का मतलब होता है रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, या फिर देखो आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 1.09 भी लिख सकते हो, और आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप इसे 1.1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ के बात को, जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, हम बोर्ड का रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। चलिए और आगे देख लो। तो ये था वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में? वेवलेंथ के बारे में। और आगे ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब हर आदमी ने बोर के ये जो थे पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, अब इसके क्या ड्रॉबैक रहे, इसकी क्या कमियां रही, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इट इज वैलिड ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे कि अगर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये उनके लिए ज्यादा वैलिड हो रहा है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी के लिए। ठीक है, बाकी सभी के लिए यह प्रॉपर सही मैनर में अप्लाई नहीं हो सका। ऑर्बिट वर टेकन एज ए सर्कुलर बट अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड दिस आर इलिप्टिकल। इसके अकॉर्डिंग सारे जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर थे, लेकिन सोमरफील्ड थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ऑर्बिट जो रहते हैं वो स्फेरिकल नहीं होकर के इलिप्टिकल रहते हैं, जैसे हमारे प्लेनेट के होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में, उसकी इंटेंसिटी के बारे में नहीं बता सका। अब स्पेक्ट्रल लाइन होता क्या है ये भी हम आगे देखने वाले हैं ना, ये देखना रह गया हमारा। न्यूक्लियस वाज टेकन एज ए स्टेशनरी ऑर्बिट बट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, सॉरी बोर के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस जो था वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट था, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। वो भी ये भैया नहीं बता सके। It could not be explained the minute structure in spectral line. Spectral line का यह minute structure नहीं बता सके। This does not explain the Zeeman effect। फिर एक और इफेक्ट आता है स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों के बारे में यह नहीं बता सके। ठीक है, जीमान जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और स्टार्क जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इसके बाद दिस डज नॉट एक्सप्लेन द डबलेट्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सम ऑफ द एटम्स लाइक सोडियम। सोडियम के डबलेट्स के बारे में भी ये नहीं बता सके। तो ये कुछ कमियां हैं, आप इतनी नहीं ध्यान रखें, 3-4 भी अगर आप ध्यान रख लो तो भी बहुत है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये था बोर पोस्टुलेट के बारे में। एक और चीज रह गई थी जो है वो हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। 2 मिनट का और है, फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। कम टाइम में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मुश्किल से 40-45 मिनट में हम ये चीज पूरी खत्म कर रहे हैं। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सीरीज क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, जंप करके चला गया, अब वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अलग अलग है आपके पास, यहां देख लेते हैं। ये एक डायग्राम देखो, ये रहा, आपको दिख रहा होगा व्यवस्थित। ठीक है, कि अगर जंप करके जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो या सेकंड में आ रहा हो, थर्ड में आ रहा हो, 4 में आ रहा हो, तो एक रेडिएशन इमिट करते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रल लाइन। ध्यान रखना, ये 5 टाइप्स की होती है, इनके अलग अलग नाम है। अब कौन कौन से हैं और क्या है और इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ये हमें किस तरह से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आइए देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, चाहे वो इन्फानाइट से आ रहा हो या जस्ट पास वाले से आ रहा हो, ठीक है, तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं? लाइमन सीरीज। अगर यह जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो बामर सीरीज। अगर यह जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो पाश्चन सीरीज। अगर यह जंप करके 4 ऑर्बिट में आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, और जंप करके 5th ऑर्बिट में आ रहा है तो फंड सीरीज। तो 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। ध्यान में रखना आपको, ठीक है, दिख तो रहा आपको? चलिए ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आइए इनके वेवलेंथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला सिंपल सा क्या था कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या यही था? जी बिल्कुल, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? रीडबर्ग कांस्टेंट। n1
वो ऑर्बिट जहां पर आकर गिर रहा है। यानी कि अगर n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से है, तो वो कौन सी सीरीज हो गई? लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई? लाइमन। ठीक है, पामर के लिए n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, और n2 की वैल्यू क्या होगी? 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक है, लाइमन हो गई, पामर हो गई। फिर तीसरा ब्रैकेट, ब्रैकेट में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 5 एंड सो ऑन। समझ गए? उसी तरह से पाश्चन, ओ सॉरी, पाश्चन ये था, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देना। पाश्चन, चलिए कॉल आ गया था, अब वापिस आगे बढ़ते हैं। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन हो गया, फिर आता है आपका क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है कि n1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 4, और n2 की वैल्यू 5, और उसके बाद फुंड जिसमें n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। देखो यहाँ एक टेबल होगी मेरे ख्याल से, ये रही। अब देखो ये टेबल में आप ध्यान से देख सकते हैं, आप सभी को टेबल मेरे ख्याल से दिख रही होगी, सारे नंबर दिख रहे होंगे, थोड़े छोटे हैं लेकिन हाँ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लाइमन n1 की वैल्यू 1, बाकी 2, 3, 4 इन्फानाइट। बामर n1 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फानाइट। पाश्चन इस तरह से ब्रैकेट एंड फंड। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब एक अच्छी बात सुनना ध्यान से, ये मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। एक आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आता है? अल्ट्रावायलेट रीजन। पामर किस में आता है? विजिबल रीजन। पाश्चन किस में आता है? इंफ्रा रीजन। ब्रैकेट किस में आता है? वो भी इंफ्रा, और फुंड भी किस में आता है? इंफ्रा रीजन में आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज यहां पर नजर नहीं आ रही है, चलो मैं बता देता हूं, सुनना ध्यान से। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस में होगी? जस्ट पास वाले ऑर्बिट से अगर आ रहा है तो, जैसे कि लाइमन की सबसे बड़ी वेवलेंथ कि अगर वो n2 से n1 में आके गिर रहा है, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी इन्फानाइट से अगर उसमें आकर गिर रहा है। जितना दूर से आके गिरेगा वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। इस लाइन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या है? डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन बोर सेकेंड पोस्टुलेट। ठीक है, कि बोर सेकेंड पोस्टुलेट को डी ब्रोगली से कैसे डिस्क्राइब किया गया। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो वो वेव जनरेट करता है जिसे मैटर वेव कहा जाता है। तो मान लो जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। अब एक ऑर्बिट बना लीजिए, ये अब ये यहां पर चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ क्या बनाते हुए निकलेगा? वेव। क्या बनाते हुए निकलेगा? वेव। कितना चला? पूरा एक सर्कल चल गया। 2 पाई आर इज इक्वल टू वेव लेमड़ा 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 लेमड़ा। कितने लेमड़ा हो सकते हैं? n लेमड़ा। अब डी ब्रोगली भैया ने क्या बोला था कि लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन p। यस और नो? बिल्कुल। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n। लेमड़ा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? h अपॉन p। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। वो यहां लगा दो। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू n h अपॉन एम वी। क्लियर? ठीक है, तो एम वी इधर ले लो, 2 पाई इधर ले लो, तो एम वी आर, एम वी इधर आ गया, ये जो 2 पाई था वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये क्या है? ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। तो सुनना, हमने क्या किया? डी ब्रोगली से बोर को प्रूव किया। तो यही है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। समझ के बात को? उम्मीद करता हूं ये रिवीजन की सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें देखना ना भूलिए। ठीक है, गुड बाय।